गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। मैं नीतीश कुमार आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ एक बहुत अच्छे टॉपिक जिसका नाम है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये जेई और नीट के पॉइंट से सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है आइसोमेरिज्म चैप्टर का। ठीक है, तो शुरू करें। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो नोटबुक सामने रख लो और हेडिंग में लिखे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, जब ये भी आइसोमेरिज्म है तो इसके भी आइसोमर्स होते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। ओके, ऑप्टिकल आइसोमर्स की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो इसकी एक ही मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट आइदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम ऑप्टिकल आइसोमर्स को अगर देखें तो इनकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो सेम होती है। जस्ट लाइक अगर ऑप्टिकल आइसोमर्स की मेल्टिंग पॉइंट देखें दोनों को तो सेम, बॉइलिंग पॉइंट देखें वो भी सेम, उसके बाद सोल्युबिलिटी देखें वो भी सेम, डाइपोल मोमेंट सब कुछ सेम आपको मिलेगा एक्सेप्ट द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। तो पहले इसकी एक डिफिनीशन लिख लें। ऑल हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। जितने भी ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं सभी की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो सेम होती है। वो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? तो मेल्टिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट, उनकी सोलुबिलिटी और डाइपोल मोमेंट, ये सभी चीज़ें जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। ऑल हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट या एक्सेप्ट ऑप्टिकली एक्टिविटी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऑप्टिकली एक्टिविटी। ओके, तो यहाँ पर कैरेक्टर जो है ऑप्टिकल आइसोमर्स का वो डिफर है किसमें? तो रोटेशन ऑफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट या ऑप्टिकली एक्टिविटी। इसी कैरेक्टर के डिफरेंस होने के कारण इस आइसोमेरिज्म का नाम जो पड़ा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ पर एक टर्म है प्लेन पोलराइज लाइट। ऐसे हम लोग ऑर्डिनरी लाइट के बारे में जानते हैं, लेकिन ये प्लेन पोलराइज लाइट क्या है? तो ये भी एक लाइट है, बस फर्क यही होती है कि जो हम लोग ऑर्डिनरी लाइट हमारे जो सन है, ट्यूब है, बल्ब है, इससे क्या होती है? ऑर्डिनरी लाइट जनरेट होती है। इसका मतलब ये है कि ये थ्री डायमेंशनल या थ्री डायमेंशन में ये एनर्जी इसकी प्रोपगेट करती है। अब प्लेन पोलराइज लाइट जो है वो सिर्फ सिंगल प्लेन में प्रोपगेट करे तो उसको हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट कहेंगे। ऑर्डिनरी लाइट से ही हम प्लेन पोलराइज लाइट बना सकते हैं। तो उसको थोड़ा देखो कैसे बनेगा प्लेन पोलराइज लाइट। सपोज करो कि एक हमारे पास ऑर्डिनरी लाइट सोर्स है, ये मान लो इलेक्ट्रिक बल्ब है। जैसे ऑन होगा ये चारों तरफ इसके लाइट क्या होंगे? निकलेंगे। ये जो लाइट निकलेंगे वो थ्री डायमेंशन में निकलेंगे, 3D में। ओके, इसीलिए इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट मतलब ये है कि ऐसे लाइट जो थ्री डायमेंशनल में प्रोपगेट को, और यही लाइट सोर्स होते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो क्या है? लाइट सोर्स। इसके जगह पर ट्यूब भी हो सकता है, सनलाइट भी हो सकता है, कैंडल भी हो सकता है। ओके, इसको हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं वेव के टर्म में। इसमें अगर हम बात करें कि ये लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ऑसिलेशन जो होती है वो सभी डायरेक्शन में होती है, और उसकी रिप्रेजेंटेशन सिंबल जो है कुछ इस तरह से है। यानी इसको हम लोग लिखेंगे ऑसिलेशन ऑफ लाइट वेव इन ऑल डायरेक्शन। कोई भी ऑर्डिनरी लाइट जो है उसकी वेव ऑसिलेशन सभी डायरेक्शन में होते हैं, ये इस तरह से। ठीक, इसको हम लोग ये भी देखे हैं, इधर देखो कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या लाइट जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इसका अर्थ ये है इसमें एक इलेक्ट्रिक वेव
और एक मैग्नेटिक वेव, दोनों का क्लबिंग है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये दोनों वेव का प्रोपगेशन जो होती है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। जैसे अगर ये वाई एक्सिस को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का प्रोपगेशन कहें, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोपगेशन करे, यानी ये इस फील्ड में प्रोपगेट करता है, ये इस फील्ड में प्रोपगेट करता है, और दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्पीड ऑफ लाइट होते हैं। ओके, और ये एक प्लेन में प्रोपगेट करते हैं। लेकिन ऑर्डिनरी लाइट में इस तरह से यहाँ पर 3 डायमेंशनल स्पेस में इनफाइनाइट प्लेन होते हैं। ओके, इनफाइनाइट प्लेन हो गए तो ऑर्डिनरी लाइट का जो इनफाइनाइट प्लेन है सभी डायरेक्शन में प्रोपगेशन होता है। ओके, इसीलिए इसको 3D डायरेक्शनल लाइट बोलते हैं। अब क्या करते हैं कि इसके प्रोपगेशन के एलोंग एक हम पोलराइजर लगा देते हैं या नाइकोल प्रिज्म लगा देते हैं। ओके, यहाँ पर लिख दो नाइकोल प्रिज्म या पोलराइजर। पोलराइजर का मतलब ये है कि इससे निकलने वाले या इसमें इन 3 डायमेंशन वाले निकलेंगे, सभी को ये फॉरबिडन कर देगा, रोक देगा, इसको जाने नहीं देगा, और सिर्फ एक प्लेन वाले लाइट को ही ये प्रोपोगेट करने देगा। यानी जब इससे निकलेगा तो इससे एक प्लेन में लाइट का प्रोपगेशन होगा, और उसको हम ऐसे दिखाएंगे, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑसिलेशन ऑफ लाइट वेव इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में हो तो उस तरह के लाइट को हम लोग नाम देते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, इसको एब्रिविएटेड कहें तो क्या लिखेंगे, PPL। तो ये नाम इस यूनिट में सबसे फेमस है, PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो एक प्लेन में प्रोपगेट करता है। ठीक है, और ये ऑर्डिनरी है, ये पोलराइजर से ये निकलकर ये बनता है। ठीक, तो प्लीज़ इसको पहले नोट करो। ओके, नोट करो। अगर इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर एक पोलरीमीटर से पास कराया जाए, पोलरीमीटर होता क्या है, एक ग्लास का एक ट्यूब होता है। ओके, इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स का लिक्विड सोल्यूशन को भर दिया जाता है। ठीक है, या कोई भी सबस्टांस का लिक्विड स्टेट में इसमें डाल दो, और इससे क्या करते हैं, पास कराते हैं। पोलरीमीटर में इस तरह से ये एक मूविंग करने वाले होते हैं, और इसमें डिग्री ऑफ रोटेशन की भी व्यवस्था रहती है। ओके, ये जिस एंगल पर एंट्री करता है उसको हम लोग थीटा की वैल्यू 0 मानते हैं। ठीक, और इसके अंदर ये एंट्री करेगा, और ये एंट्री करने के बाद ये आउट जब होता है तो यहाँ पर एक एनालाइजर होते हैं जो इसको ऑब्जर्व करता है कि वो कितने डिग्री से वो रिलीज हुआ, यानी जिससे इन हुआ और जिससे ये आउट हुआ। ठीक है ना, तो ये इसमें 3 तरह से ये प्रोसेस होते हैं। एक ऐसा कंडीशन जिस एंगल से ये निकले उसी एंगल से ये निकले, यानी हम कहेंगे कि उसमें कोई रोटेशन नहीं हुआ, उसको थीटा की वैल्यू 0 बोलते हैं। यहाँ पर थीटा जो है वो एनालाइजर जो एनालाइज करता है कि किस एंगल से निकले, तो जिससे एंट्री किए उसी से ये निकल गया, तो उसको हम लोग थीटा को वैल्यू बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है ना, ओके। तो एंगल ऑफ रोटेशन जिस एंगल से इन करे उसी एंगल से ये निकल जाए तो उसकी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो। एक ऐसा भी और कंडीशन कि जिस एंगल से ये निकले उससे अलग एंगल से ये आउट हो, यानी अगर इस एंगल से ये इन किया था, अगर ये आउट कुछ ऐसा हो गया, यानी खास एंगल ये थीटा बनाया, और ये थीटा की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है। और साथ साथ ये भी देखा गया कि ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, तो एक केस लेते हैं पहले क्लॉकवाइज का। ठीक, तो एक और भी केस पॉसिबल है क्या, कि ये जो है वो इस एंगल से इन करे और इसके एंटी क्लॉकवाइज थीटा से ये क्या हो, आउट हो, तो यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है। लेकिन बस इसमें जो रोटेशन है वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज में है। ठीक, तो
इस सबस्टांस को इसके बेस पर हम लोग एनालाइज करेंगे, यानी ऐसे सबस्टांस जिससे प्लेन पोलराइज लाइट पास कराए और उसमें कोई रोटेशन अगर नहीं हो, तो इस सबस्टांस को यानी थीटा की वैल्यू 0 हो, तो ऐसे सबस्टांस को हम लोग ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलते हैं। यानी ये सबस्टांस का नाम क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव, इनएक्टिव कंपाउंड या ऑप्टिकली इनएक्टिव सबस्टांस बोलेंगे। ओके, अगर ये हमारा थीटा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, तो इस सबस्टांस को थीटा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब या कंडीशन ये या ये इसी में थीटा की वैल्यू 0 नहीं है, तो इस सबस्टांस को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। इसको OA लिखेंगे और ऑप्टिकली इनएक्टिव को OI लिखेंगे। ओके, और यहाँ पर देखो ये इसके करस्पॉन्डिंग भी है ऑप्टिकली एक्टिव, इसके करस्पॉन्डिंग भी ऑप्टिकली एक्टिव, लेकिन इसमें क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज है। तो इस बेस पर इस ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टांस को 2 पार्ट में हम लोग नेमिंग कर सकते हैं। अगर जो क्लॉकवाइज में रोटेट करता है उस ऑप्टिकली सबस्टांस को हम लोग नाम देते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, इसको स्मॉल लेटर डी या प्लस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टांस एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन क्रिएट करता है, उस सबस्टांस को हम लोग क्या बोलते हैं? लेवोरोटेटरी, लेवोरोटेटरी। ठीक है ना, इसको स्मॉल लेटर L या ब्रैकेट के अंदर माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्लीज इसको आप नोट करें। ठीक है, प्रैक्टिकली ये बात को देखा गया कि जिस एंगल से एंट्री करता है और ये जिस एंगल से ये आउट होता है, उनकी डिफरेंस जो होती है वो एंगल ऑफ रोटेशन कहलाता है। अगर ये थीटा एंगल ऑफ रोटेशन है तो देखा गया एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया कि थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। एल का मतलब होती है लेंथ ऑफ द पोलरीमीटर और इसकी हमेशा यूनिट लेते हैं डेसीमीटर में। ठीक है, तो एल के प्रोपोर्शनल है। और ये भी देखा गया कि इसके अंदर जो हम लोगों को कंपाउंड्स लेते हैं, सबस्टांस लेते हैं, उसकी कंसंट्रेशन को, तो वो थीटा जो है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? कंसंट्रेशन। यहाँ पर हम सी जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्टांस और इसकी यूनिट जो लेते हैं ग्राम पर मिलीलीटर में लेते हैं। ये यूनिट याद रखना है, ग्राम पर मिलीलीटर, और इसकी यूनिट जो है वो डेसीमीटर है। यानी एंगल ऑफ रोटेशन अल्फा लेंथ के प्रोपोर्शनल और कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल, यानी दोनों को क्लब कर दें तो इसका अर्थ यह है कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एल इंटू सी। ओके, ये है प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो भी एक कांस्टेंट आएगा, वो भी कांस्टेंट को हम लोग लिखते हैं ऐसे। ये है और ये दोनों में अंतर है, ये हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और हमारा वो क्या है, इस अल्फा को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। ओके, तो अल्फा एल इंटू क्या लिख सकते हैं? सी लिख सकते हैं। तो प्लीज इसको नोट करो, थीटा इक्वल टू एंगल ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू स्पेसिफिक रोटेशन इंटू एल इंटू सी। ओके, इसे मिटा दूं। अब देखो, अगर मैं लिख दूं इसको इक्वेशन 1 कर दो, इफ एल की वैल्यू 1 डेसीमीटर हो और सी की वैल्यू 1 ग्राम पर मिलीलीटर हो, तो उस सिचुएशन में थीटा जो होगा वो स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन के इक्वल होगा। तो हर आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स का एक अपना एंगल ऑफ रोटेशन होती है जिसको हम लोग स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन है, ये एक फिक्स वैल्यू है और ये ऐसा लिखते हैं। ठीक है,
यानी हम देखा गया है कि ये अल्फा जो है वो हमारा वेवलेंथ पर भी डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर भी। वेवलेंथ चेंज होने से एक ही सॉल्यूशन की ये अल्फा चेंज हो जाएगी, टेम्परेचर चेंज होने से ये भी चेंज हो जाता है। तो कोई पार्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर और कोई पार्टिकुलर वेवलेंथ की अगर हम बात करें अल्फा की वैल्यू, तो हम ये लिख सकते हैं थीटा अपॉन एल इंटू सी, वेयर थीटा क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन, एल क्या है, लेंथ ऑफ द ट्यूब, और सी जो है कंसंट्रेशन ऑफ द ऑप्टिकल आइसोमर्स। ओके, तो प्लीज इसको नोट करें। ठीक, इस पर और डिस्कस हम लोग करने वाले हैं, प्लीज नोट इट। अब हम लोग बात करेंगे कि प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट क्यों हो जाता है, यानी कॉज ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। यानी पोलरीमीटर में वो ऑप्टिकल सबस्टेंस को रखते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट पास कराते हैं, तो वो रोटेट हो जाता है आइदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर ऐसे रोटेशन क्यों होता है। तो सबसे पहले इसकी एक साइंटिस्ट थे, जॉन बायोट। रियल में ये फिजिशियन थे, जॉन बायोट। इन्होंने क्या किया कि कैम्फर, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑयल ऑफ टारपेन पेंटाइन, ठीक है, को पोलरीमीटर में रख के प्लेन पोलराइज लाइट पास करें, तो देखे कि उसमें रोटेशन आता है। फिर इसके मोलिकुलर स्ट्रक्चर को देखे और वो देखकर बताए कि इस सभी मोलिकुलर स्ट्रक्चर में एक चीज़ कॉमन है, वो हमारा नॉट सिमेट्री होना, यानी उसमें सिमेट्री नहीं हो। ठीक है, यानी वही कंपाउंड्स प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा जिसमें सिमेट्री नहीं हो। जिसमें सिमेट्री नहीं हो उसको नॉट सिमेट्री बोलेंगे। नॉट को ग्रीक में ए लिखते हैं, तो ए सिमेट्री मोलिकुल्स हो। इसका मतलब ये है कि एसिमेट्री ही मेन कॉज है रोटेशन ऑफ द प्लेन पोलराइज लाइट। यानी कोई भी मोलिकुल्स अगर एसिमेट्री है, वही प्लेन पोलराइज लाइट को आइदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। इस पर हम स्टार लगा देते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है। कोई भी कंपाउंड्स प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा, कंडीशन क्या है कि जब वो एसिमेट्री हो। बाद में ये आपको वांट हॉफ और एक ली बेन, ठीक, ये साइंटिस्ट ने ये बात को देखा कि सिमेट्री कैसे है, यानी सिमेट्री उसके अंदर क्यों नहीं है, आखिर एसिमेट्री के पीछे कॉज क्या है। तो उन्होंने कॉज बताया ऑफ एसिमेट्री का, और उन्होंने ये बताया कायरल सेंटर, यानी कायरल सेंटर, या इसमें अगर देखें तो कायरल कार्बन आया या कायरल सेंटर आया। ठीक है, तो कायरल सेंटर ही मेन कॉज है किसका, एसिमेट्री का। और जिसमें एसिमेट्री है वो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो अब हम लोग बात करेंगे कायरल कार्बन या कायरल एटम या कायरल सेंटर का। ओके, प्लीज इसको नोट करो। अब बात हम लोग करेंगे कायरल एटम या कायरल सेंटर। ओके, एक ऐसा एटम, अगर सपोज करो X एक एटम है, अगर ये कायरल है, इसका अर्थ ये है कि इसके 4 डिफरेंट हमारा एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच हो। जैसे अगर A, B, C और D, ये A, B, C, D या तो एटम हो सकते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं, और इनके लिए एसेंशियल कंडीशन है कि A जो है वो B के इक्वल नहीं हो, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, और ये C के भी इक्वल ना हो, और C जो है वो D का इक्वल ना हो। यानी ऑल आर डिफरेंट, ऑल आर डिफरेंट। वो क्या हो सकता है, या तो एटम्स हो सकते हैं या ग्रुप ऑफ एटम हो सकते हैं, लेकिन वो डिफरेंट होना जरूरी है। जैसे ये 4 डिफरेंट अगर होंगे तो ये हमारा
कायरल सेंटर होगा या कायरल एटम होगा। ओके, अब अगर हम बॉन्डिंग नेचर देखें तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो sp3, तो जो कायरल सेंटर है उनकी हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो sp3 होगा। ठीक है, और उसके 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच है तो वो हमारा कायरल सेंटर कहलाता है। इस किसी भी कंपाउंड में ऐसा अगर सेंटर कहीं पर हो तो उसमें एक सिंबल लगा देते हैं और ये सिंबल स्टेरिक का होता है। ठीक है, स्टेरिक सेंटर। अब यहाँ पर एक कायरल सेंटर अगर है तो इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं होता है। अगर हम यहाँ से इसको कट कर दें तो रिमेनिंग 2 जो बचेंगे वो एक दूसरे को कवर नहीं करेंगे। इसका अर्थ ये है कि अगर फॉर सिंगल कायरल एटम अगर है, सिंगल कायरल एटम अगर है तो अभी मैं कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिक मोलेकुल्स होगा। और एसिमेट्रिक मोलेकुल्स से अगर हमारा प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट पास करेगा तो या तो इनको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा ही। ठीक है ना, ये इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो इसको हम लोग एक और इसी के पैरेलल नाम लिख सकते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। ठीक है ना, एसिमेट्रिक कार्बन कहो या एसिमेट्रिक एटम कहो। एसिमेट्रिक एटम का मतलब ये है कि उनके चारों डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो अटैच है वो डिफरेंट है। तो प्लीज़ इनको नोट करें। ओके, नोट करो। यहाँ पर एक देते हैं कि एक कंपाउंड से उसमें कायरल सेंटर कितने हैं, यानी हम 2 ब्रोमोब्यूटेन देते हैं, 2 ब्रोमोब्यूटेन, इसमें कितने कायरल सेंटर हैं। ठीक, कितने कायरल सेंटर है। तो इसको थोड़ा सा स्टार्टिंग में बच्चे को स्टडी करना है तो थोड़ा ओपन कर दो। ये 4 कार्बन है उसको ऐसे लिख दो, इनके हाइड्रोजन इस तरह से लिख दो, थोड़ा स्ट्रक्चर को खोल दो। ये H है, ये Br, ये H है और यहाँ पर ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ओके, बाद में प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको ऐसे करने की नीड नहीं होगी। बट देखें, इसको अगर हम फर्स्ट कार्बन इसे सेकेंड, इसे थर्ड, इसको फोर्थ करें, फर्स्ट कार्बन जो हाइब्रिडाइजेशन जो है इनकी क्या है, sp3, ये तो ठीक है। लेकिन ये 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम नहीं है, क्योंकि ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो इस पर मोर देन 1 हाइड्रोजन है, तो ये यहीं पर कायरल सेंटर नहीं हुआ। ओके, यहाँ पर सेकेंड कार्बन को देखो, इनकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ठीक है, हाइड्रोजन एक एटम, ब्रोमीन दूसरा एटम, ये दोनों डिफर है। इनके साथ ये कार्बन नहीं है, ये मिथाइल है, ये ग्रुप ऑफ एटम है। और ये पार्ट जो है वो इथाइल है, वो हमारा ग्रुप ऑफ एटम है। ठीक है ना, तो इथाइल, मिथाइल, ब्रोमीन, ये हाइड्रोजन और ये हमारा एक कायरल सेंटर ये है। ये कायरल सेंटर नहीं है क्योंकि एक ही एटम पर 2 सेम हाइड्रोजन है। सिमिलरली ये भी कायरल सेंटर नहीं है क्योंकि एक ही एटम पर 3 हाइड्रोजन सिमिलर है। यानी 2 ब्रोमोब्यूटेन में यानी ये 2 नंबर जो है कायरल सेंटर है और उस पर हम एक स्टेरिक सिंबल लगा दिए। ओके, और इसको कायरल सेंटर को n से लिखते हैं, यानी n = 1। ओके, एक और क्वेश्चन देता हूँ, उससे देखो। यहाँ पर लिखो 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन, 1 2 3 4, यानी 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन। ठीक है ना, 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन। अब क्वेश्चन है कि इसमें कितने कायरल सेंटर हैं हमारे। तो देख लो, एक कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, ये नहीं हो सकते। इसको देखो, एक हाइड्रोजन, एक ब्रोमीन, इधर मिथाइल है, कितना बल्कि ग्रुप ये होगा। सिमिलरली इन पर भी चेक करो, लेकिन इन पर नहीं होगा, तो यानी n की वैल्यू इसमें कितने होंगे, 2। ठीक है, तो इसमें 1 थे और इसमें क्या हो गए, 2। प्लीज इसको नोट करें। यहाँ पर n = क्वेश्चन मार्क, इसका अर्थ ये है कि इसमें कितने कायरल सेंटर हैं। 6 ऐसे मोलेकुल्स हैं, आपको बताना है कायरल सेंटर कितने हैं।
ओके, तो यहाँ से देख लो, ये कार्बन 2 कार्बन 3 4 कार्बन है। ओके, ये sp2 है, तो sp2 वाले कायरल सेंटर नहीं होते हैं। यहाँ पर लास्ट है टर्मिनल कार्बन, यहाँ पर इसका अर्थ है कि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, तो ये भी नहीं हो सकते। ठीक है, यहाँ पर 3 ही बॉन्ड दिख रहा है, एक बॉन्ड जो है वो हमारा हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो कुछ नहीं दिखे, वहाँ हाइड्रोजन है, तो एक मिथाइल हाइड्रोजन क्लोरीन और इथेनाइल, यानी इसका अर्थ है कि यहाँ पर एक कायरल एटम है। ये है मिथाइल। अगर किसी स्टूडेंट को दिक्कत हो तो ऐसा कर लो, ये मिथाइल है और यहाँ पर क्लोरीन है और यहाँ पर ये ग्रुप है, तो यहाँ पर कुछ छूट रहा है, ऑफ कोर्स छूट रहा है। हाइड्रोजन क्लोरीन मिथाइल ये तीनों डिफरेंट, और यहाँ से कट कर दो, दीज आर ऑल्सो ये डिफरेंट। इसका मतलब ये है कि ये भी कायरल सेंटर है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, तो ये अलग है, ये अलग है, तो इसका मतलब है कि ये भी कायरल सेंटर। सेम टू सेम यहाँ पर भी यही कायरल सेंटर। ओके, यहाँ पर देख लो, ये हमारा हाइड्रोजन है, लेकिन ये मिथाइल है, सेम एटम या ग्रुप ऑफ एटम होगा तो वो नहीं होगा। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, वो नहीं होगा। हाँ, एक हाइड्रोजन है, तो ये हमारा कायरल सेंटर होगा। तो n की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। इनको देखो, यहाँ पर एक कायरल सेंटर, एक यहाँ पर, 2 कायरल सेंटर है ये। क्यों? क्योंकि ये मिथाइल है, इथाइल है, ये हाइड्रोजन है, ये अलग है। यहाँ पर भी ये अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप, हाइड्रोजन है ये ऐसा, और दूसरे जगह पर नहीं है। यहाँ पर मिथाइल और मिथाइल सेम है, इसलिए ये नहीं होगा। इसका अर्थ है कि इसमें n की वैल्यू 2 है और यहाँ पर n की वैल्यू 1। इनको देख लो, ये sp2 ये नहीं होगी, यहाँ हाइड्रोजन है, एक कायरल सेंटर, यहाँ पर भी एक दूसरा कायरल सेंटर है, तो n की वैल्यू 2 है। ठीक, इन्हें देख लो, ये sp2 ये नहीं है, ये हाँ हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 ये कायरल सेंटर, सेम टू सेम ये कायरल सेंटर। इसमें हम n की वैल्यू क्या करेंगे? 2 करेंगे। तो प्लीज इसको नोट करें, करो नोट। एक क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द कायरल सेंटर इन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कायरल सेंटर कितने हैं? तो पहले तो इनकी मोलेकुलर फार्मूला जो होता है वो C6H12O6, ग्लूकोज का वही होता है, फ्रुक्टोज का भी वही है। ये दोनों आइसोमर्स हैं और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बेस पर देखो तो ये फंक्शनल आइसोमर्स हैं। लेकिन इसमें हम लोगों को कायरल सेंटर की नंबर सेलेक्ट करना है, तो पहले इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दें। ठीक, यानी एक ऐसे लिखे, 2 पर होता है, 4 पर OH राइट साइड में होते हैं और 5 पर होते हैं, 2 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसा। ओके, दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। वीडियो को पॉज करके तुरंत बताओ कि इसमें कायरल सेंटर कितने होते हैं। और एक स्ट्रक्चर ये है फ्रुक्टोज का। फ्रुक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होते हैं, फ्रुक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होते हैं, और इसकी स्ट्रक्चर जो है वो हम ऐसे लिख दिया, या OH ऐसे लिख दो, H एंड H। ठीक, तो इनकी अगर हम बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो इनकी कायरल सेंटर नहीं हो सकती है। इनको ध्यान से देखो, एक हाइड्रोजन एक OH, बोथ आर द डिफरेंट यूनिट, और ये हमारा अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, ये भी अलग है, और ये बड़ा सा जो ये ग्रुप है ये तो तीनों से डिफर दिख ही रहा है। यानी यूँ कहें कि ये चारों डिफर ग्रुप है, तो ये कार्बन जो सेकेंड कार्बन है वो कायरल है। उसी तरह से आप चेक करोगे तो 3rd में भी मिलेगा, 4th में भी मिलेगा, 5th में भी मिलेगा, यानी कंटिन्यूअसली ये 4 कायरल सेंटर, कायरल एटम है। और लास्ट में देखो ये कायरल नहीं है क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ओके, लेकिन एक ही sp3 कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, जिसके कारण ये कायरल नहीं है। बट ये सभी कार्बन sp3 है और इन पर 4 डिफरेंट ग्रुप हैं,
तो कहेंगे कि इसमें टोटल कायरल नंबर जो है वो 4 है, यानी 4 कायरल कार्बन है। सिमिलरली अगर हम इनमें चेक करें, ठीक है, तो इनकी फर्स्ट कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ओके देख लो, एक OH है एक H है, ये बल्कि ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर सिमिलर 2 H है तो ये नहीं होगा। सेकेंड कार्बन को देख लो, ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इनके 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं है तो ये भी नहीं होंगे। थर्ड में हाँ होगा, ये H OH ये ग्रुप और ये ग्रुप कोई भी मैचिंग नहीं कर रहा है, तो दीज आर द कायरल, दीज आर ऑल्सो कायरल एंड दीज आर ऑल्सो कायरल। इसको ढंग से देखो तो कंटिन्यूसली 3 कायरल सेंटर मिलेंगे, लेकिन लास्ट वाले पर हमारा हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, बट यहाँ पर 2 हाइड्रोजन सिमिलर होने के कारण ये कायरल नहीं है। तो 1 2 3 टोटल नंबर ऑफ कायरल एटम इन फ्रुक्टोज इज 3। ओके, प्लीज इसको नोट करो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि कायरल सेंटर इन साइक्लिक कंपाउंड। हाउ कैन यू कैलकुलेट द कायरल एटम इन साइक्लिक कंपाउंड? कायरल सेंटर इन साइक्लिक कंपाउंड, इन साइक्लिक कंपाउंड्स। ओके, साइक्लिक कंपाउंड की स्टार्टिंग हम लोग जानते हैं कितने एटम से होते हैं? 3। पहले हम लोग बात कर लेते हैं साइक्लोअल्केन, तो ये साइक्लोप्रोपेन है। इन सभी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, sp3 होगा, एक तो ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि सिमिलर 2 हाइड्रोजन यहाँ पर ये है, तो इसका अर्थ ये है कि साइक्लोप्रोपेन में कोई भी कायरल सेंटर नहीं है, या कहीं पर भी साइक्लिक कंपाउंड इस तरह का बना हो तो इस कॉर्नर इस कॉर्नर इस कॉर्नर पर कायरल सेंटर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर सिमिलर 2 हाइड्रोजन हाइड है। तो साइक्लोप्रोपेन हो, साइक्लोब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, कोई भी साइक्लिक अल्केन हो, उस पर कोई कायरल सेंटर एटम नहीं होगा। ओके, अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है ना, यहाँ सब्स्टिट्यूट करके 2 डिफरेंट ग्रुप लगा दिए। ओके, एक जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दिए, सिंगल सब्स्टिट्यूटेड हमने कर दिया। ओके, ये दोनों डिफर हैं, तो ये लग रहा है कि कायरल होंगे, तो ये और ये 2 डिफर, लेकिन 2 और जो होंगे वो साइक्लिक टर्म में है। तो इसको चेक कैसे करेंगे? तो यहाँ से क्लॉकवाइज और यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज स्टेप पर बढ़ेंगे। जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहाँ पर CH2 मिलेगा, इधर जाएंगे तो क्लॉकवाइज CH2 मिलेगा। कॉन्साइड होने के पहले जो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स क्लॉकवाइज में मिल रहे हैं वही एंटी क्लॉकवाइज में मिल रहे हैं, तो ये और ये दोनों हमारा सिमिलर पार्ट समझेंगे। और ये तो डिफर है, लेकिन ये 2 सिमिलर होने के कारण ये कायरल नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि सिंगल पोजीशन सब्स्टिट्यूटेड किसी भी साइक्लिक कंपाउंड में अगर हम करते हैं तो वो उसमें कोई भी कायरल सेंटर नहीं होगा। यानी नोट में अगर हम लोग कर दें, यानी सिंगल सब्स्टिट्यूटेड, सिंगल पोजीशन सब्स्टिट्यूटेड साइक्लिक कंपाउंड्स अगर है तो उसमें कोई कायरल सेंटर नहीं होगा। एन की वैल्यू क्या हो? 0 हो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड की, यानी साइक्लिक कंपाउंड में 2 जगह पर सब्स्टिट्यूटेड हो। यानी ये साइक्लिक कंपाउंड साइक्लोप्रोपेन के लिए नहीं अप्लाई है, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन किसी में करके देखो, कोई भी कायरल सेंटर आपको नहीं मिलेगा। अगर हम बात करते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड का, ये साइक्लोप्रोपेन ऐसे ले लो, डाई सब्स्टिट्यूटेड कर दिए। ओके, यहाँ पर हम HCH3 लगा दिए और ये भी HCH3 लगा दिए। अब कायरल सेंटर कितने हैं? इन कार्बन को देखो, हाइब्रिडाइजेशन sp3, लेकिन इसमें सिमिलर 3 हाइड्रोजन है तो ये कायरल नहीं होंगे। यहाँ पर अभी बात बताए हैं कि 2 हाइड्रोजन हमारा हाइड है, तो यहाँ पर भी कायरल सेंटर नहीं है, लेकिन इनकी कायरल सेंटर हो सकते हैं। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? ये और ये डिफर होना चाहिए। अगर जैसे ये दोनों सेम हुआ तो आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कायरल होगा नहीं। ओके, अब इससे क्या करेंगे? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे। इधर से क्लॉकवाइज में चलेंगे तो CH2 मिलेगा, लेकिन यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे तो CH
3 मिलेगा। तो ये डिफर पार्ट और ये डिफर पार्ट, तो हम कहेंगे कि ये और ये हमारा डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है और ये दो डिफर तो है ही। तो इसका मतलब ये है कि दीज आर द कायरल एटम, कायरल कार्बन। वही कहानी यहाँ पर भी अप्लाई हो सकता है। ये दोनों डिफर देख लो, इधर से क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये पड़ेगा। ओके, यानी ओ सॉरी, इसके एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये क्लॉकवाइज में ये डिफर ग्रुप मिलेगा। इसका मतलब है ये भी कायरल सेंटर है, यानी ऐसा लिखेंगे। ओके, खुद में देखिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी शो करेगा क्योंकि ये सीज फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, प्लीज इसको नोट किया जाए। अगर हम बात करें ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड की, मान लो ये साइक्लोप्रोपेन ही है और इस पर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हो, यानी HCH3 लिख दो, HBr लिख दो, HCH3 लिख दो। ठीक है, या पहले इसको तीनों को सिमिलर कर दो। अब ये क्या है और को डिफरेंट कर दें, HCH3 HCH3 HBr। ठीक है, ओके, ये दो पर ही पहले बात करते हैं। ठीक, अब देखो क्या इस पर कायरल सेंटर है क्या, तो यहाँ पर देखो ये डिफरेंट sp3 है, वो तो ठीक हो गया। आगे बढ़ेंगे क्लॉकवाइज में तो HCH3 बनेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में भी HCH3 बनेगा। एक ही ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका अर्थ है कि ये पार्ट और ये पार्ट सिमिलर है, तो इसका अर्थ है कि ये कायरल सेंटर नहीं है। यही रूल इन पर भी अप्लाई होगा, यही रूल इन पर भी अप्लाई होगा। ठीक है ना, यानी हर की लेफ्ट और राइट में सिमिलर ग्रुप मिलेगा। इसका अर्थ ये है कि इनमें कोई भी कायरल सेंटर नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर अगर हम बात करें HCH3 बोथ आर द डिफर, लेकिन यहाँ पर HCH3 है सब्स्टिट्यूटेड, CH3 है, लेकिन यहाँ पर CHBr है, तो ये और ये अलग ग्रुप है, इसलिए ये कायरल सेंटर है। यहाँ की अगर बात करें तो ये भी और ये भी डिफरेंट ग्रुप है, ये भी कायरल सेंटर। लेकिन यहाँ पर सोच कर देखो, H और Br ये डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड सेम है, इसलिए ये कायरल सेंटर नहीं है। इसमें n की वैल्यू क्या होगी, 2 होगा। ठीक है, इसको ढंग से लिखो और इसको केयरफुली स्टडी करना, तब पता चलेगा कि कायरल सेंटर इसमें 3 0 क्यों है, इसमें 2 कैसे हो गया। प्लीज नोट इट। अब बात करते हैं साइक्लोब्यूटेन का। अगर ऐसा है तो क्या कोई कायरल सेंटर है क्या, तो कहेंगे कि नहीं है, क्योंकि सभी पर CH2 है। अगर हम सिंगल सब्स्टिट्यूटेड कर दिए तो क्या कायरल सेंटर है क्या, तो नहीं है। अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड कर दिए तो हो सकता है HCH3 नो डाउट, इसमें है कायरल सेंटर। और एक ऐसा कर दिए 1,3 पोजीशन पर सेम यूनिट लगा दिए, H और ये Br मान लो। ठीक है, तो इसमें कितने कायरल सेंटर हैं और इनमें कितने कायरल सेंटर है, वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ये कायरल सेंटर है। ओके, क्योंकि ये और ये एक स्टेप क्लॉकवाइज एक स्टेप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो डिफर मिलेगा, तो ये कायरल सेंटर। वही कहानी इन पर भी अप्लाई होगा। तो इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर 2 कायरल सेंटर है, n की वैल्यू जो होगी इनके लिए 2 होगा। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर कायरल सेंटर n की वैल्यू 0 है। कैसे कह दिए, इसलिए कह दिए कि ये दोनों डिफर है। इस साइड में चलोगे तो CH2, क्लॉकवाइज में चलोगे CH2, फिर एक जगह ये कॉन्साइड होंगे, तो कॉन्साइड वाले पार्ट दोनों के लिए सेम मान लेते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि ये पार्ट और ये पार्ट सिमिलर, इसका अर्थ ये है कि ये कायरल सेंटर नहीं है। वही कंडीशन इन पर भी अप्लाई हो सकता है, और ये दोनों तो कायरल सेंटर होते ही नहीं है, ये मिथाइल है ही नहीं, इसका अर्थ है कि इन पर कोई कायरल सेंटर नहीं है। ओके, प्लीज इसको नोट करो।
अगर हम साइक्लोपेंटेन को देखो, इस पर भी कोई कायरल सेंटर नहीं है। सिंगल सब्स्टिट्यूटेड, इस पर भी कोई कायरल सेंटर नहीं है। अगर हम डाई सब्स्टिट्यूटेड ऐसे कर दिए तो कितने कायरल सेंटर होंगे? 2। देख लो, ये भी और ये भी। एक और लो, इसे थोड़ा बड़ा करते हैं। ऐसा HBr HCl H, यहाँ CH3H, इनको निकालो। ये पहला मान लो, ये दूसरा मान लो, ठीक। तीसरे में हम लोग ऐसे करते हैं HCH3 HBr HCH3। इसी के जस्ट नीचे फोर्थ लिख देता हूं, HCH3 HBr HCl। ओके, इसको थोड़ा पीछा कर दो, दिखेगा, ठीक। तो यहाँ देखें, इसमें कितने कायरल सेंटर, क्या ये है? क्या ऑफ कोर्स है, क्योंकि ये डिफर, राइट वाला डिफर, लेफ्ट वाला डिफर, दिस, इनके लिए भी वही कहानी। ये CH3H ये डिफर है, ये डिफर, ये सेम, ये सेम। यहाँ पर CHBr है, यहाँ पर CHCl है, ठीक है ना। तो कॉन्साइड होने के पहले ये डिफर और ये डिफर हो गया, इसका मतलब यह है कि ये कायरल सेंटर है, हो गया। यानी इसके लिए n की वैल्यू क्या लिखेंगे? 3। लेकिन यही Br रहता तो ये कायरल नहीं होता, ठीक। यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पर भी आप देखो तो इनको देखो, ये कायरल सेंटर, ये डिफर है, ये CH2 है, ये अलग है। इनके लिए देखो, ये डिफर, ये और ये सिमिलर हैं, यहाँ के लिए भी सिमिलर है, कॉन्साइड होंगे तो ये कायरल नहीं है, लेकिन ये कायरल है। यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। इनको देख लो, ये डिफर, ये डिफर, ये कायरल सेंटर है। इनके लिए इधर और इधर दोनों डिफर, और ये इधर डिफर, n की वैल्यू 3। तो इस तरह से हम लोग साइक्लोपेंटेन से रिलेटेड कायरल सेंटर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। प्लीज इसको नोट करो, नोट करो। साइक्लोअल्केन में सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म में कायरल सेंटर कैसे निकालेंगे वो करो। अगर हम बात करें साइक्लोहेक्सेन की, अगर ये 1 2 सब्स्टिट्यूटेड लिख दो पहले, ठीक। और तीसरा जो है हम ऐसे लिख दें HBr HCH3। ओके, वीडियो को पॉज करो और कायरल सेंटर नोट करो, ठीक। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों कायरल सेंटर, ठीक। इनमें कायरल सेंटर, ये भी साइड वाले हैं, ये कायरल सेंटर। अब देख लो, ये बीच वाले हैं, राइट और लेफ्ट डिफर है, HH तो सेम है, BrCH3 डिफर है, ये भी कायरल सेंटर। तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 होगी, यहाँ पर n की वैल्यू 3 होगी। लेकिन यहाँ पर कोई कायरल सेंटर नहीं है, क्योंकि HBr तो डिफर है और ये दोनों साइड से चलेगा, ये सेम कॉन्साइड होंगे तो दोनों के लिए कॉमन होगा, तो n की वैल्यू 0। वही कहानी इनके लिए भी होगी। इस तरह से हम कहेंगे कि इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है, इसमें 3 है और इनमें 2 है। ओके, प्लीज नोट इट, नोट करो। ओके, मैंने यहाँ पर
5 क्वेश्चन दिए हैं, आपको बताना है कि कितने कायरल सेंटर होंगे। 1 2 3 4 एंड 5। तो इसको 1 बाय 1 नोट करो, वीडियो को पॉज कर लो और 1 बाय 1 चेक करो, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर देखो ये और ये कायरल सेंटर नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर डाई सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन है। ये sp2 है, ये भी हमारा नहीं हो सकते। ये हाइड्रोजन और ये मिथाइल ग्रुप है, ये डिफरेंट है। इसके साइड में ये CH2 मिलेंगे, ये CH मिलेंगे, तो ये डिफर, ये डिफर, ये डिफर, यानी इसमें N की वैल्यू 1 होगी, यानी सिंगल कायरल सिस्टम ये मोलिकुल्स है। इनमें देख लो, इनकी वैल्यू N की वैल्यू 0 होगी। क्यों? क्योंकि H और Br ये डिफर है, ये sp2 सेम ग्रुप, ये भी सेम ग्रुप, ये भी सेम ग्रुप, ये भी सेम है। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है। अब देख लो, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड है, तो वो और मिथाइल ग्रुप ये और ये बल्कि ग्रुप, तो ये ऐसा होगा। यहाँ पर भी हाइड्रोजन हाइड है, तो ये भी हमारा होंगे, और ये 2 तो है ही, ठीक है। तो इस तरह से इसमें टोटल कायरल सेंटर 1 2 3 4, N की वैल्यू क्या होगी? 4 लिखेंगे, ठीक। यहाँ पर भी आप देखो कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये डिफरेंट, ये और ये डिफरेंट, ये कायरल सेंटर। यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, ये पार्ट, ये कायरल सेंटर। यहाँ पर भी एक कायरल सेंटर है। यहाँ पर N की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। ओके, इस पॉइंट पर देखो, ये कायरल सेंटर, यहाँ पर भी एक कायरल सेंटर, इस पॉइंट पर कायरल सेंटर और इस पॉइंट पर कायरल सेंटर। यहाँ पर N की वैल्यू 4 होगी। कैसे होगी? यहाँ पर 4 हो गया, हाइड्रोजन हाइड है, 2 डिफरेंट, ये और ये साइड अलग है, कायरल सेंटर। यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, ये डिफरेंट, ये पार्ट डिफर है। इस तरह से N = 4 कायरल सेंटर आएगा, ठीक। यानी हम ये देख सकते हैं कि साइक्लिक में हो या ओपन में है, कैसे हम कायरल सेंटर की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या है, ठीक है ना, इसके लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट क्या है, प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट क्यों होता है, तो ड्यू टू द अनसिमेट्री ऑफ द मोलिकुल्स। अनसिमेट्री के पीछे रीजनिंग क्या है, तो उसके अंदर कायरल एटम का होना। और कायरल एटम के बारे में हम लोग ये जान चुके हैं कि एक ऐसा एटम को कायरल बोलते हैं जिनके 4 डिफरेंट ग्रुप हो। 4 डिफरेंट ग्रुप होने के कारण उसकी हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो sp3 होगी, ठीक है। माइंड में ये नहीं सोचना है कि जितने अभी तक कायरल एटम हम लोग देखे वो सिर्फ कार्बन ही था। कार्बन के अलावा भी कायरल सेंटर हमारा हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन के जगह पर अगर सिलिकॉन है तो उसी ग्रुप का है, तो सिलिकॉन अगर सराउंडेड 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम पॉजेस करता है तो वो भी हमारा कायरल होंगे, ठीक है। यानी सिलिकॉन ऐसे लिख लो, अगर H है, ड्यूटेरियम है, CH3 है और यहाँ पर NH2, ओके, तो ये कायरल सेंटर हमारा होगा। उसी तरह से अगर हम बात करें फास्फोरस को, अगर हम ऐसे लिखें H CH3 और यहाँ पर OH लिख दो, ठीक है, ये भी कायरल सेंटर है। अब इसमें बच्चे की कंफ्यूज क्या होती है, कहेंगे कि सर इसमें तो 5 बॉन्ड है, तो मैंने 5 बॉन्ड की बात नहीं किया था। एक ऐसा एटम जिसके 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम हो, तो यहाँ पर देख लो ऑक्सीजन है, OH है, CH3 और H, और यहाँ पर 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम अगर हो और हाइब्रिडाइजेशन भी देख लो, इसको पाई बॉन्ड को छोड़ दो, 4 सिग्मा बॉन्ड है तो इसकी sp3 है और 4 डिफरेंट हमारा एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स है, ठीक है। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो एक लोन पेयर होते हैं, मान लो ये H है, ये CH3 है, ये C2H5 हो और यहाँ पर हमारा C3H7 ऐसा लिखो, ये प्लस है, ठीक। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन चेक करो तो sp3 है और ये 4 डिफरेंट हमारा क्या है एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, तो इसलिए ये भी हमारा क्या होंगे, कायरल एटम होंगे, ओके।
तो आज हम लोगों ने सीख लिया कि व्हाट इज कायरल सेंटर, ठीक है। कल हम लोग या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इनोमसियोमर के बारे में, ठीक है ना। इनोमसियोमर क्या होते हैं, उसके मिरर इमेज का क्या मतलब है, ये सब के बारे में स्टडी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक ले गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।